दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1। P1 का मतलब है पार्ट 1। रेशियो, जैसा कि हम लोग वीडियो में चर्चा करते हैं, जो भी वीडियो जिस चैप्टर पर हम लोग बनाते हैं तो पार्ट वाइज करके बनाते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे वीडियो के तौर पर देखते हैं, कंसेप्ट वाइज समझते हैं और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 1 की बात करेंगे। और पार्ट 1 में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक फैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले रेशियो आता है, प्रोपोर्शन इसी से जुड़ा हुआ है, बट प्रोपोर्शन का टर्म एंड कंडीशन कुछ अलग है। तो रेशियो के बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक्स रेशियो पर। चलिए देखते हैं हम लोग रेशियो होता क्या है। मैंने एक वर्ड लिखा दोस्तों, रेशियो, जिसको हिंदी में अनुपात कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। सिंबल ऑफ रेशियो की अगर आप बात करेंगे, हम हर एक बात पर बात करेंगे। सिंबल ऑफ रेशियो जो लोग जानते हैं वो भी, नहीं जानते वो, ये हमारा होता है सिंबल ऑफ रेशियो। क्या होता है सिंबल ऑफ रेशियो? ये होता है, अगर आपसे लिखा गया ऐसा तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? A:B। इसको क्या बोलेंगे? is to। इसको पढ़ने का तरीका है रीड एज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रीड एज A:B। A:3। अगर मैंने लिखा आपको 2:3 तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2:3। या फिर अदर वर्ड में आप ये भी बोल सकते हैं 2:3। जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2:3। हम ये भी बोल सकते हैं 2:3। ठीक है, अब समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की होता क्या है और क्या इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्तों हमने लिखा A:B, इट मीन्स A जो हो गया, मैंने लिखा A:B, इट मीन्स व्हाट? A जो हो गया ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ध्यान से देखेंगे, A जो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। B हमारा क्या हो गया दोस्तों? B हमारा सेकेंड टर्म हो गया यानी द्वितीय पद। इसको हम लोग एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। और इसको कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं दोस्तों। फर्स्ट टर्म को अदर वर्ड में एंटीसीडेंट भी बोलते हैं और सेकेंड टर्म को अदर वर्ड में कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं। ठीक ना दोस्तों, जैसा कि आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीसीडेंट कितना है दोस्तों? 2 है। कॉन्सिक्वेंट कितना है दोस्तों? 3 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म क्या है? 3 है। ठीक ना, अच्छी तरह से आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे और समझ में आ गया होगा। चलिए इस चर्चा को आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। अगर मैंने 2:3 लिखा, देखिए दोस्तों रेशियो जो होता है वह एक फ्रैक्शन का ही फॉर्म होता है। क्या मैंने 2:3 लिखा तो इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2/3, यानी सेकेंड जो टर्म होगा वो ऑलवेज डिनोमिनेटर का रोल प्ले करेगा। ठीक ना, सेकेंड टर्म जो होगा मेरे प्यारे मित्रों वो ऑलवेज डिनोमिनेटर का रोल प्ले करेगा और फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर का रोल प्ले करेगा। यानी फर्स्ट टर्म हमेशा न्यूमरेटर के फॉर्म में रहेगा और सेकेंड टर्म हमेशा डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 5/4, इट मीन्स 5:4, आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा क्या न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। ठीक ना, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की चर्चा को हम लोग बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपसे कह दिया कि क्या A:B मैंने लिखा है इसको 2:3 के इक्वल, तो A=2 के बराबर, B=3 के इक्वल होगा, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। A=2, B=3, ऐसा आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक ना, लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दिया कि A:B को आप B:A लिख सकते हैं, नहीं, इसको कभी नहीं लिख सकते। A:B को B:A कभी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तौर पर समझेंगे। जैसे देखेंगे A/B हो गया, ये इक्वल टू B/A, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है,
तो आगे की चर्चा अगर हम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल पर इसको लेकर समझिए, 2:3 है और इसको 3 कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2/3 और 3/2 देखेंगे, 3 2 2 4 और 3 3 9, क्या ये दोनों इक्वल आया? नहीं आया। इट कैन नॉट बी इक्वल टू 9, 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 9। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि A/B कैन नॉट बी इक्वल टू B/A। ठीक है ना? कुछ अगले पॉइंट्स पर आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। जैसे हर एक चीज़ होता है, कोई आदमी होते हैं, कोई लोग होते हैं, तो उनकी भी कोई खास प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उनके गुण होते हैं, चाहे जिस प्रकार का भी प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। हर आदमी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं, उनकी सोच होते हैं, उनकी थिंकिंग होती है। तो रेशियो का क्या क्या थिंकिंग है, क्या क्या सोच है और क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, हमने आपसे कहा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कैसे समझेंगे, कौन से टर्म्स हमारे रेशियो में होंगे और कहे जाएंगे, इस बात को हम लोग देखते हैं। इसका नेचर जो होता है रेशियो का, पहला, इट इज ऑलवेज फाउंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका जो बेसिक फीचर्स होता है मेरे प्यारे मित्रों, कि इट इज ऑलवेज फाउंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमेशा निम्नतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब निम्नतम रूप, लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बात करें अदर वर्ड में इसको, तो आप लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये आप लोएस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में निम्नतम रूप बोलते हैं। ठीक है? कहीं बुक में सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा रहेगा, कहीं लोएस्ट फॉर्म लिखा है, या लोएस्ट टर्म भी लिखा रहेगा, सिंपलेस्ट टर्म भी लिखा रहेगा। ठीक है? अब देखिए, रेशियो जो होगा वो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाएगा। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि इट इज ऑलवेज फाउंड इन सेम यूनिट। कि कौन से यूनिट में दोस्तों? सेम यूनिट में, समान यूनिट में। मैंने आपसे कहा, जैसे इसके एग्जांपल समझ लेंगे आप, मैंने आपसे कहा कि 2 मीटर रेशियो 2 kg, क्या ये रेशियो फॉलो करेगा? कभी नहीं करेगा मेरे प्यारे दोस्तों। 2 मीटर रेशियो 2 kg, ये कभी एक दूसरे का रेशियो फॉलो नहीं करेगा। इसलिए रेशियो फॉलो नहीं करेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों का यूनिट सेम नहीं है। क्या नहीं है? यूनिट सेम नहीं है। जब दो टर्म का, किसी रेशियो के 2 टर्म का यूनिट सेम ना हो, तो वो आपस में रेशियो में नहीं समझे जाएंगे किसी भी खंड। तो एक तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसका रेशियो में होने के लिए यह, उसके बाद दूसरा कंडीशन की सेम यूनिट होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ को यह कहलाने, कोई भी पार्टिकुलर चीज़ कहलाने के लिए उसके लिए कंडीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनने के लिए कंडीशन है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई किए हों, आपके पास ये पार्टिकुलर जो है क्लासीफाई किया गया है वो योग्यता हो, वो डिग्री हो। ठीक उसी तरह से इनके कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ टॉपिक क्या कहते हैं कि कुछ कंडीशंस है, जिसमें पहला कंडीशंस है इट इज़ ऑलवेज फाउंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। सेकेंड है कि सेम यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया, ये दोनों फॉलो करेगा? नहीं फॉलो। मैंने कहा दोस्तों आपको कि 5 मैंगो और 10 लीची, 5 मैंगो और 10 लीची को आपस में जोड़ दीजिए, क्या संभव है? नहीं संभव है। हाँ, फल, 5 मैंगो और 10 लीची, हम 15 फल कह सकते हैं, फ्रूट कह सकते हैं, लेकिन हम लोग 15 ना मैंगो कह सकते हैं और ना लीची कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि दोनों की यूनिट सेम नहीं है। जब यूनिट सेम नहीं होगा तो क्या नहीं होगा दोस्तों? वो रेशियो के फॉर्म में नहीं कहे जाएंगे। तीसरा कंडीशन कहता है रेशियो का कि इट इज ऑलवेज फाउंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज ऑलवेज फाउंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यह हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, समरूप फॉर्म में। जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? अगर हमने आपको कहा -2/3, तो क्या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों। स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म? क्यों? हाँ, अगर मान लीजिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा।
क्यों? स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए भी हमारे कंडीशन, देखिए हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रेशियो से हम आपको बहुत जो है दूर तक ले जा रहे हैं, बहुत सारी बातों को सिखा रहे हैं इससे जोड़कर। एक टॉपिक्स की बात करें, दूसरे टॉपिक्स की सीखने को मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, किस कंडीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैंने शुरुआत में गलत कह दिया कि माइनस होती है, गलत मिस्टेक इंसान से ही होती है, ठीक ना, मशीन तो है नहीं कि हमें, तो कुछ ये एक्सप्लेन करने के क्रम में जो है कुछ बातें आ जाती है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के जितने भी टर्म एंड कंडीशन है उस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। स्टैंडर्ड टर्म का जो कंडीशन पहला कहता है कि डिनोमिनेटर ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला कंडीशन डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस भी लिखा तो पॉजिटिव समझिएगा, ठीक ना, शॉर्ट में लिखा। दूसरा कंडीशन इट इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। दो कंडीशन, ये दो कंडीशन अगर होंगे तो समझ जाएंगे आप अच्छी तरह से कि क्या है ये दोस्तों, ये अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो ऑलवेज के कौन से फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कौन से कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा? ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हमने आपको कहा कि मेरे प्यारे मित्रों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे कैसे? पहला कंडीशन कि 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा क्या हो गया? -1/-2। अब -2 डिनोमिनेटर हमारा -2 है। डिनोमिनेटर को प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग डिनोमिनेटर को प्लस बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों में -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे हमारा वैल्यू पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट क्या होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ -1 इंटू किया तो कैंसिल हो जाएगा, सेम चीज़ रहेगा, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। तो देखिए -1 इंटू -1, 2 1 जा 2, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -1/2 जो है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाए। आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और दिमाग में आपका एडजस्ट हो रहा होगा बात, ठीक ना। तो मैंने 3 कंडीशन को फॉलो करवाया कि रेशियो में होने के लिए ये क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन की यूनिट सेम होना चाहिए। तीसरा कंडीशन की ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा कंडीशन में होगा? 2 कंडीशन, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा बात कि अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर देखिए, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करें। अगर किन्हीं बच्चों को ये बातें नोट करनी होगी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेशियो के बारे में, तो आप नोट कर सकते हैं, भली बात है। आगे की ओर बढ़ते हैं, पॉज करके आप वीडियो को नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भली भांति समझ में आ रहा होगा, और कुछ लोग हमें कमेंट करके बताते भी हैं। इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं कि चलिए मैं जो कर रहा हूँ वो हमारे लोग जो देख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं। अब देखिए, अगर पूछ दिया जाए, बात आई सिंपलेस्ट फॉर्म की, हम लोग एक एक चीज़ को रगड़ के, तोड़ के, मरोड़ के समझेंगे दोस्तों। सिंपलेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, अगर जैसे तैसे आप खा ले बिना चबाए हुए अच्छी तरह से, तो क्या होता है? अनडाइजेस्ट हो जाता है, अपच हो जाता है। ठीक उसी तरह से मेरे प्यारे मित्रों, हम इस बातों को, पढ़ाई भी एक क्या है? एक हमारे दिमाग का एक भोजन है, भोजन रूपी क्या है? एक साधन है, जो हम उसको अगर चुबा चुबा कर पढ़ेंगे तो हमारे मेंटल एबिलिटी को एनर्जी मिलेगा। जस्ट लाइक वही है जो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट्स पर बात करते हैं। सिंपलेस्ट टर्म में क्या? अगर मान लीजिए कि हम छोटे एग्जाम्पल, देखिए बड़ा एग्जाम्पल, कोई भी बड़ी चीज़ को समझने के लिए एक छोटी चीज़ का समझना बेशक जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, कैसे आप कह सकते हैं? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यही हमने पहले भी बताया कि रेशियो एक फ्रैक्शन का ही फॉर्म दूसरा फॉर्म होता है, क्योंकि ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा को ऐसा भी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए, हमारा कहने का मकसद क्या है, समझाने का नज़रिया क्या है? मेरे समझाने का नज़रिया ये है कि एक हमारा रेशियो दिया हुआ है या फ्रैक्शन दिया हुआ, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म टर्म में कैसे समझेंगे? तब
उसके लिए रूल ये है, चेकर टेस्टर जिसको बोलते हैं, टेस्ट कैसे कीजिएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस चेक करने के लिए किट हमारे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, अदर कंट्री ने। उसके बाद उसके लिए टेस्टिंग बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। ठीक इसी तरह से हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट इसलिए इस तरह से करेंगे कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन, बड़ा से छोटा से जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ, कितना बड़ा से बड़ा नंबर का फ्रैक्शन दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमें HCF अगर 1 आ जाए, तो दोस्तों समझ जाएंगे कि यह जो हमारा फ्रैक्शन या रेशियो जो दिया हुआ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 2 और 3 का सिंपल सा बात है कि 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट टर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा से बड़ा आपको टर्म दे दिया जाए 7/21, ये दोनों का HCF ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सही है। अब कह दिया जाए 7/21 है कि नहीं, तो देखिए 7 और 30, चाहे ऊपर वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो या नीचे वाला, प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए 7/21 है यहाँ, तो क्या यहाँ देखने वाली बात है कि दोनों का HCF लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका HCF जब निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो क्या, एक को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाए HCF, तो समझेंगे कि या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो इसका HCF 7 आ गया, तो क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन है सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने के लिए HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड शॉर्ट में लिखते हैं डिनोमिनेटर विल बी 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF क्या होना चाहिए। अगर इसमें आपके दिमाग में, हमें मालूम है कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्या क्या उत्पन्न होता होगा, हम इतनी लंबी चर्चा डिस्कस एक एक बात को इसलिए कर रहे हैं कि आपके जितने भी दिमाग में क्वेश्चन रेज होंगे उन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन हम चर्चा व्याख्या यहाँ कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप दिमाग में किन्हीं बच्चे को ये बात उत्पन्न हुई होगी 7/2, क्या उत्पन्न हुई होगी दिमाग में दोस्तों, 7/2 आपके दिमाग में ये बात उत्पन्न हुई होगी। तो आप इस बात को जो है कैसे इसको समझेंगे। अगर मान लीजिए कहिएगा कि सर आप तो बोले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या HCF निकालेंगे तो ऊपर में क्या है नीचे में हमें कोई मतलब नहीं, ठीक ना। हमें HCF निकालना है, ना कि डिवाइड लगाना है। तो हमेशा जो छोटा नंबर होगा, चाहे वो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा छोटा नंबर से बड़े नंबर में HCF डिवाइड करके हम लोग, चाहे आप डिवीजन मेथड से निकालें HCF या कोई और मेथड से जो जानते हैं वो निकाल लें। तो 2 और 7 का HCF निकालेंगे तो जानते हैं कि 1 होगा, तो वो कह सकते हैं। इसको कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्म में कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि HCF ऑफ 7 and 2 will be 1, therefore we can say that the given fraction or ratio is in simplest form। ये simplest form में है कि नहीं, तो बिल्कुल है मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल है simplest form में। इसको कह सकते हैं कि ये हमारा simplest form में है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपसे कुछ कह दिया किसी ने कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई टर्म्स दिया हुआ है, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे मान लीजिए कि 75/125 दिया हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो दोनों का HCF निकालेंगे तो पता चलेगा कि आपका 25 होता है। करके देख लेंगे आप, 25 होता है। अब 20 हमने क्या कहा कि जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 को छोड़कर अगर कुछ भी आ जाए, तो समझिए कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन या रेशियो नहीं है। अब देखिए 75 और 125 इस सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम समझ गए, लेकिन इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे कैसे, इसको लाएंगे कैसे। देखिए, इसको तो 75/125 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 25 दोनों का हमारा HCF आया। किन्हीं बच्चे को अगर HCF में भी डाउट हो तो वो भी देख ले कि 75 से डिवीजन मेथड से कर लीजिए, 75 बन जाए 75, क्या आया हमारा, माइनस कीजिएगा तो इतना, 50 से लगा दीजिए 75 टर्म्स में, 1 आएगा, कितना आएगा 25, इसको इसमें डिवाइड कीजिए, 25 2 जा 50,
लास्ट डिवाइजर जो होता है हमारा, लास्ट भाजक जिसको हिंदी में बोलते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है मित्रों, यही हमारा कहलाता है HCF कहलाता है, ठीक ना। तो HCF हमारा इसमें क्या हो गया 25 हो गया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा दिख रहा है। अब देखिए 25 आ गया, तो क्या 25 से इसको 25 3 जा 75 नहीं कर सकते, बिल्कुल। और 25 5 जा कितना 125 नहीं कर सकते, तो 3:5। अब देखिए यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, क्या मित्रों, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ यूनिट का चर्चा नहीं था, इसलिए कोई दिक्कत है, केवल नंबर था। लेकिन एगो नंबर दे दे कोई और यूनिट में, एगो नंबर कोई और यूनिट में, तो होगा कि नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन सटीक और बिल्कुल लॉन्ग तो है, लेकिन आपको समझ बहुत बेहतर करेगा। चलिए देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए इसी में मेरे प्यारे दोस्तों 30 पैसे और रेशियो मान लीजिए ₹3, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 30 पैसे और ₹3, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालनी है। तो जरा देखेंगे, यहाँ पैसे हैं हमारे, यहाँ रुपीज़ हैं हमारे, क्या दोनों का यूनिट सेम है? नहीं है तो पैसा से ही जुड़ा, एक ही यूनिट से, लेकिन दोनों का यूनिट सेम नहीं है। चाहे आप तो पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले या रुपीज़ को पैसा में कर, जो आपको सुविधा लगे, दोनों काम कीजिएगा तो सेम रिजल्ट आएगा। चलिए देखो, हम ये कर लेते हैं कि इसी को कर लेते हैं। 1 रुपया में 100 पैसा आप सभी जानते हैं, छोटे से बड़े सभी लोग जानते हैं, तो 3 रुपया में 300 पैसा, ठीक ना। अब देखिए पी से पी, पैसा से पैसा कैंसिल, अगर इसको हम फ्रैक्शन में भी लिखे तो आप समझ लेंगे, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। पैसा से पैसा कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 1 टाइम्स में, 3 से 10 टाइम्स में, ठीक ना। इसको डायरेक्टली 31 जा 30 या 30 10 जा, ऐसा भी कर। तो 1:10 मेरे प्यारे मित्रों, आपको दिख रहा होगा 1:10 हमारा जो हुआ, ये हमारा क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया, इसका फाइनलाइज रेशियो हो गया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आप अच्छी तरह से दिमाग में एडजस्ट कर लिए होंगे। हमें पूर्ण उम्मीद है, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण आशा है कि जितनी बातों का व्याख्या मैंने किया है आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, हम यहीं पर अपनी बात को विराम लगाते हैं, और अगले वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 में इन बातों की आगे की चर्चा लेकर आएंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो का, ये हमारा चैनल का नाम है, हम अपने नाम पर ही चैनल रख दिया है, कुछ एक्स्ट्रा नाम नहीं लिखा है। जो मेरा नाम है अमित कुमार रॉय, उसी बेस पर जो अपना चैनल का नाम रख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा बने रहिए इस चैनल पर, आपको इसी तरह से नई नई बातें का अपडेट मिलते रहेगा, नई नई सीख मिलते रहेगी। और अच्छा से अच्छा अगर सुझाव हो कि सर ऐसे पढ़ाना चाहिए तो और बेहतर होगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इससे भी बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और या फिर वीडियो शूटिंग मेथड में आप कोई सजेशन हो तो बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।